नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं असम के मुख्यमंत्री के एक भाषण पर, और उस भाषण के बाद पूरे देश के मुस्लिम समाज के द्वारा जिस प्रकार उनके पीछे पड़कर जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक मोहन जी भागवत से उनकी भेंट हुई, और इन दोनों को साथ में लिंक करके देखा जा रहा है। साथ में बहुत सारे एनालिस्ट, कम्युनिस्ट एनालिस्ट समाज में आ गए हैं, जिन्होंने बहुत सारी रिसर्चें ग्रोथ प्लान को लेकर, फर्टिलिटी रेट को लेकर असम की देनी शुरू करी। बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे देश में इतने सारे फर्टिलिटी रेट के स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने बताना शुरू किया और जो लगातार बता रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने गलत स्टेटमेंट दे दिया। फर्टिलिटी रेट असम में कम हुआ है। 2005-06 के बाद फर्टिलिटी रेट इस समय सबसे कम है। उस फर्टिलिटी रेट पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे, और देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर में जो उनका बयान है उस बयान के मतलब निकालेंगे। असम, पहले ये बताते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने कहा क्या। असम में जब हेमंतदा विश्व शर्मा की सरकार बनी, अभी बंगाल चुनाव के साथ ही असम का चुनाव हुआ था, और उनकी सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद उन्होंने जब कारभार संभाला तो पहले मदरसों को लेकर वो विवादित हो गए कि भाई मेरे प्रदेश में मदरसे जो हैं वो सरकारी कार्यक्रम को पारित करेंगे, सरकारी कार्यक्रम से चलेंगे, वो अपने मन से यहाँ नहीं चल सकते। फिर एनआरसी और सीएए पर वो विवादित हो गए, जिसमें उन्होंने कहा कि एनआरसी और सीएए का जो परिप्रेक्ष्य है वो केंद्र सरकार का है, लेकिन मैं इसके पक्ष में हूँ कि असम में असमियाज रहना चाहिए, बाहर के लोग, बांग्लादेशी प्रवासी नहीं रहने चाहिए। तीसरा, अभी उन्होंने जब ये कह दिया कि असम में मुस्लिम समाज को अपने यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग अपनानी चाहिए, नहीं तो असम इस समय जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसके ऊपर ओवरलोड है और पॉपुलेशन विस्फोट असम के ऊपर हो रहा है, इसलिए असम में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इससे पहले उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है मुस्लिम की, वो पॉपुलेशन का रेशियो बाकी स्टेट की पॉपुलेशन के एवरेज में बहुत तेज है, इसलिए असम में ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते कामाख्या देवी मंदिर को भी कवर कर लें। कामाख्या देवी मंदिर हम सब जानते हैं एक विश्व प्रसिद्ध माता का मंदिर है, और उस मंदिर के नाम से कभी कामरूप असम का नाम हुआ करता था। आप अगर एंशिएंट काल में देखेंगे तो आपको कामरूप नाम उस उधर का मिलेगा, मिडिल एज में, मिडिल एंशिएंट एज में। और अगर हम पूर्व वैदिक या उत्तर वैदिक काल को देखेंगे, एंशिएंट से और वैदिक काल के बीच में, तो फिर हमको वहाँ वत्स राज्य का नाम मिलेगा। जहाँ का कर्ण शासक होता था वो उसी क्षेत्र का शासक हुआ करता था। अब सवाल ये आता है कि कामाख्या देवी मंदिर को भी कवर कर लेंगे। क्या असम के मुख्यमंत्री ने कुछ गलत कह दिया? क्या हमारे देश में जो मुस्लिम वर्ग है उसकी पॉपुलेशन जिन क्षेत्रों में बढ़ी और हिंदू समाज वहाँ से पलायन किया, क्योंकि गंदगी, अंडा, मीट, मछली और गंदगी के परिप्रेक्ष्य में हिंदू समाज थोड़ा कम टिक पाता है, इसलिए उसने जो क्षेत्र छोड़ा वहाँ के मंदिरों पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बढ़ते चले गए और मंदिरों पर प्रेशर बढ़ता चला गया। हालांकि मेरा मानना यह है कि हर एक राज्य को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसके अनुरूप जहाँ कहीं भी मंदिर हैं उन मंदिरों को लेकर किसी न किसी प्रकार की एक कमेटी बिठाई जानी चाहिए, जिसमें परजिक्यूटेड टेम्पल्स मतलब जो उपेक्षित किए गए टेम्पल्स हैं, उन टेम्पल्स को लेकर कमेटी बनाई जाए और उन टेम्पल्स को सरकारी संरक्षण में रखा जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वक्फ बोर्ड रखता है। तो परजिक्यूटेड टेम्पल्स, ना कि वो टेम्पल्स जो अच्छे खासे चल रहे हैं, जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने किया था कि तमिलनाडु सरकार ने अच्छे टेम्पलों को अपने कब्जे में लेकर और वहाँ के टेम्पल्स में जो भी चढ़ावा होता तो वो उठाकर वहाँ से लेते और मस्जिदों में दे देते हैं। हालांकि तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने ये कहा कि
मंदिर पर कंट्रोल सरकार का नहीं होना चाहिए, सरकार केवल सुपरवाइजरी रोल में होनी चाहिए। मंदिर पर कंट्रोल तो हिंदुओं का ही होना चाहिए और मंदिर के पैसे को मंदिर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, समाज की भलाई के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि मंदिर का पैसा सरकार आमदनी के रूप में ले, इनकम के रूप में ले। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी में बहुत बड़े स्तर पर, अगर महानगरों की खासतौर से बात करें, जैसे मैं अलीगढ़ की बात करूं, मेरठ की बात करूं, कानपुर की बात करूं, झांसी की बात करूं, बुलंदशहर की बात करूं और मुजफ्फरनगर की बात करूं या गोरखपुर की बात करता हूं, लखनऊ की बात करता हूं, बरेली की बात करता हूं, ये वो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर आबादी ने बहुत तेज़ी से माइग्रेट किया है और मुसलमानों की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। और परिणाम ये निकलता है कि कई एक क्षेत्रों में जहाँ पर हिंदू आबादी हुआ करती थी, वहाँ अब मुस्लिम आबादी है और वहाँ के मंदिरों पर या तो बाहर चाय खोंचे की दुकान लगाई जाती है, पर अंडे बेचे जा रहे हैं। ऐसे मंदिरों को हाई कोर्ट के 2011 के जजमेंट के अनुसार 2011 से पहले बने हुए जितने मंदिर हैं उनको लेकर एक देवस्थानम बोर्ड ऐसा बनना चाहिए जिसमें सिर्फ परसिक्यूटेड टेम्पल्स को हो और उन परसिक्यूटेड टेम्पल्स पे सरकार का नियंत्रण हो, उसको दोबारा रीस्टैब्लिश करके, रिकंस्ट्रक्ट करके उसको दोबारा या उसको स्थापित किया जाए, ताकि उस पर समाज का या जो लोग भी उस पर कब्जा करना चाहते हैं वो कब्जे ना हो पाएँ। ऐसे बहुत पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे देश में है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं और अभी वो समाज के कब्जे में हैं। अब बात आती है कि हेमंत विश्व शर्मा जी के स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है। तो कामाख्या देवी की जहाँ तक मैंने बात कही, तो याद रखिएगा कि पूरे देश में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर अभी हमने सुना होगा कि तमिलनाडु हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया था एक गांव को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई अब अगर आबादी किसी की बढ़ गई है, जो आज़ादी के समय 2% थी, अब वो आबादी अगर 55-56% हो गई, 60% हो गई है, तो वो हिंदू समाज के त्योहारों को नहीं मनाने देगी जिसको वहाँ मनाने का अधिकार है। ये सरकार को चाहिए कि वो हिंदू समाज के त्योहारों को मनाता रहे, मनाने के लिए पूरी शक्ति लगाए। लेकिन सवाल ये आता है कि कब तक, अगर सरकारी ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की बात हम करते हैं कि भाई हाई कोर्ट ऐसा क्यों नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों नहीं करता, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, तो ये कब तक, जब तक पॉपुलेशन कम है। अगर पॉपुलेशन 40% से ऊपर होती है, 50% से ऊपर होती है माइनॉरिटी कम्युनिटी जो आज आप अपने आप को कह रही है, तो फिर सरकार कब तक संरक्षण कर सकती है। इसलिए दो तरीकों में से एक तरीका अपनाया जाना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल का लॉ बनाया जाए, जो प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशनली संभव नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं और भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। इस भारत डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं और किसी को भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। भारत में गर्भ में आया कोई भी बच्चा, चाहे सरकार के 2 नियम लागू हों या 3 नियम लागू हों, तो इंडियन पीनल कोड के तहत उस बच्चे को गिराना मिसकैरेज कहलाता है और वो अपराध की श्रेणी में आता है। जब भारतीय कानूनों में कोई बच्चा पेट में आ जाता है और उसके गिराने तक को हम अपराध घोषित कर चुके हैं, और महिला के बच्चे को जन्म देने की स्थिति, यानी कि वो अगर कुंवारी महिला मदर बन गई है, सिंगल मदर है, तो भी हमने वो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में रखा है कि उस बच्चे को गिराया नहीं जा सकता, क्योंकि माँ के गर्भ में आए बच्चे को भी फंडामेंटल राइट होते हैं। नरगिस मिर्जा के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करते हुए पहले ही कह चुका है कि कितने बच्चे हों, कब बच्चे हों, कैसे बच्चे हों, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। कोई बड़ा प्रावधान लाया जाए, अब चूंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, कोई इस्लामिक रूलर शासन नहीं है कि वो मर्जी हो वो ऐसा ऑर्डर कर दे। इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन रहता है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ही होता है। अब सवाल पैदा होता है कि हेमंत विश्व शर्मा के स्टेटमेंट का कितना महत्व है। हेमंत विश्व शर्मा स्टेट के चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये उनका दायित्व बनता है कि वो कम्युनिटी को समझाएं और उनको प्रेरित करें कि वो कम बच्चे पैदा करें, उनको कन्विंस करें और जो हो सकता है वो करें। हालांकि और अभी सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के एक मामले में ये पहले ही निर्धारित कर चुका है कि अगर पंचायत चुनाव के मामले में 2 बच्चों का नियम लागू किया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, यानी कि बेनिफिट्स देने से आप मना कर सकते हैं कि अगर आपको 2 से अधिक बच्चे पैदा करने हैं तो फिर उनकी परवरिश की जिम्मेवारी पूरी आपकी होगी, सरकार उनकी मदद नहीं करेगी, और सरकार अगर बच्चों की मदद करेगी तो तुम्हारी मदद नहीं करेगी।
बिल्कुल वैसे ही जैसे इलिजिटिमेट मैरिज के बच्चे लिजिटिमेट होते हैं। तो ये जो आपने 2 से अधिक बच्चे किए तो आपकी जो सब्सिडी है वो रोक दी जाएगी, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, बच्चे का क्या दोष है कि वो आ गया है, इसलिए उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी स्टेट ज़रूर ले सकता है, लेकिन माँ बाप के लिए वो सारे बेनिफिट्स जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो सब रोक सकते हैं। जैसे फ्री के आवास की बात आती है, सब्सिडी की बिजली की बात आती है, सब्सिडी के सिलेंडर की बात आती है, सब्सिडी में गेहूँ चावल की बात आती है, और स्कूल में एजुकेशन के लिए भी कुछ बात आती है, वजीफ़ों की बात आती है। इन सब जगह पर सरकार के पास अधिकार होता है कि वो अपने यहाँ कानून बनाकर उनको रोक सके, क्योंकि पंचायत चुनाव, म्यूनसिपलिटी चुनाव की पूरी कमान राज्य सरकार के पास होती है और राज्य सरकार के राइट में भी आता है। इसलिए राज्य सरकार पंचायत चुनाव में या म्यूनसिपलिटी लॉज में इस तरह के संशोधन कर सकता है कि जिनके 2 से कम बच्चे हैं वो ही चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अभी हाल ही में लक्षद्वीप में भी यही पास हुआ, और उन्होंने लक्षद्वीप प्रशासक ने भी कहा कि जिनके 2 बच्चे से अधिक बच्चे हैं वो लक्षद्वीप का चुनाव नहीं लड़ सकते। इस बात को लेकर लक्षद्वीप में लगातार भाईवाला पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ 99% आबादी मुस्लिम है, और मुस्लिम ने अपना फार्मूला बना रखा है कि 2 बच्चे का मतलब बच्चे हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक मुल्ला मौलवियों ने ये समझाना शुरू किया है और समझा रहे हैं कि ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है, हालांकि अब खुद मरने को तैयार नहीं है, अपनी आयु तो 85, 90, 100 तक पहुंचती है। पाकिस्तान में इस बात को लेकर बड़ी चिंताएं भी चल ही रही हैं कि मुल्ला मौलवी खुद मरने को तैयार नहीं, लेकिन बाकी से कहते हैं ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। अब ज़िंदगी अगर मौत के बाद शुरू होती है तो बच्चे ज़्यादा करेंगे, तो उन बच्चों को मौत के बाद, अगर वो मर जाते हैं तो मौत के बाद उनकी ज़िंदगी शुरू होगी। हेमंत विश्व शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया कि कामाख्या देवी पर भी ये पॉपुलेशन बढ़ सकती है, और जो साथ में स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि उनको कानूनों को लेकर एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो ये पता करे कि हम कहाँ कहाँ अधिक पॉपुलेशन वाले लोगों को या फैमिली प्लानिंग ना अपनाने वाले लोगों को कहाँ कहाँ रोक सकते हैं, और कैसे उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, कौन कौन से बेनिफिट से उनको वंचित किया जा सकता है। इससे बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। अब मैं बात कहता हूं कि ओवैसी ने स्टेटमेंट दिया और लोगों ने ये कहना शुरू किया, मुस्लिम समाज ने कहा हमको ज्ञान मत दीजिए, तुम्हारे खुद के 6 सिबलिंग हैं, सिबलिंग से मतलब उनके 6 भाई बहन हैं, तो हमको ज्ञान न दिए। अब हेमंत विश्व शर्मा 50 वर्ष से ऊपर की आयु है, लगभग 50 वर्ष की आयु है। 50 वर्ष पहले 6 बच्चे, 5 बच्चे, 7 बच्चे होना स्वाभाविक था। इसलिए अब ये कहना कि तुम्हारे खुद के 6 बच्चे हैं इसलिए तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारे खुद के 6 भाई बहन हैं अब हमको ज्ञान दे रहे हो, ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा, क्योंकि 50 वर्ष पहले की सिचुएशन भारत की दूसरी थी और आज भारत की सिचुएशन दूसरी है। दूसरी बात, ये एनालिसिस रखकर एनडीटीवी जैसे द वायर, द स्क्रॉल, इन्होंने एक एनालिसिस दी और उन्होंने कहा कि 2005 और 6 की जनगणना अगर देखते हैं तो असम की पॉपुलेशन जो है उसमें 1.9% ग्रोथ हिंदुओं की है और 3.4% मुस्लिम ग्रोथ है, यानी कि लगभग दुगनी। तो वो कहते हैं कि हिंदुओं की ग्रोथ 2005-6 में 1.9 थी और मुसलमानों की 3.4 थी, जो कि 2015 आते आते हिंदुओं की 1.6 रह गई और मुसलमानों की 2.6 के लगभग हो गई। तो ये पॉपुलेशन तो रेंडमली डाउन जा रही है। जब ये पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही है तो हेमंत विश्व शर्मा किस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? ये पॉपुलेशन एक्चुअली अगर मेरे से पूछा जाए तो ये पॉपुलेशन जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन वो नहीं है जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करती है। ये एक्चुअली रेंडमली इसलिए डाउन गया क्योंकि मुस्लिम समाज जो बांग्लादेशी वर्ग वहाँ पर था, जो रोहिंग्या वर्ग वहाँ पर था, 2014 के बाद जब केंद्र सरकार ने वहाँ एनआरसी करनी शुरू करी असम में, तो एनआरसी के चक्कर में बांग्लादेश से आए बहुत बड़ी आबादी वापस बांग्लादेश घुस गई, जो लगातार इन्फ्लिट्रेट कर रही थी। और दूसरा, वहाँ मुसलमानों का, बांग्लादेशी मुसलमानों का इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गया। अब चूंकि बांग्लादेशी मुसलमानों का इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गया, इसलिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो रुकती दिखाई पड़ी। और दूसरा कि वहाँ से बहुत बड़ी पॉपुलेशन डर की वजह से बांग्लादेश वापस गई। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने भी रोहिंग्यास पर एक्शन लेना शुरू किया, तो उन्होंने सामान बांधकर चलना शुरू कर दिया और कहा कि हम जम्मू कश्मीर छोड़कर चले जाएंगे। भारत सरकार ने उनको बाकायदा म्यांमार छोड़ने की व्यवस्था की, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। म्यांमार सरकार के साथ इस विषय पर बात चल रही है। अब आप सोच सकते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा की जो चिंता है
फिर भी मैं आपको बताऊं, जब बांग्लादेशी नहीं घुस पा रहे होंगे या बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं एनआरसी होने के बाद, फिर भी 1.6 की ग्रोथ और 2.4 की ग्रोथ, आप सोच सकते हैं कि लगभग 2 गुना या पौने 2 गुना ग्रोथ है। यानी कि हिंदू समाज के, अगर आबादी वहाँ 70% है, तो 70% आबादी के अगर 13 बच्चे हो, 1.6% का मतलब हो गया कि 70% आबादी के अगर वहाँ पर 11 बच्चे होते हैं, मतलब मैं कहूँ कि 11 बच्चे होते हैं, तो मुस्लिम आबादी जो 30% उसके 6 बच्चे होते हैं। आप सोच सकते हैं कि 70% पॉपुलेशन के 11 बच्चे और 30% पॉपुलेशन के 6 बच्चे, और बल्कि मैं कहूं कि 30% पॉपुलेशन के 6 बच्चे भी नहीं, क्योंकि 3.4 की ग्रोथ रेट है, तो 7 बच्चे, तो 11 और 7, यानी कि अगली पीढ़ी में ही वो जो डिफरेंस है 30 और 70 का, वो ख़त्म होने वाला दिखाई देगा। और किसी भी सोसाइटी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, पावर का इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी कोई भी एक कम्युनिटी, हिंदू समाज की तो कम्युनिटी खैर डोमिनेटिंग होती ही नहीं है, एंशिएंट काल से कभी डोमिनेट नहीं किया। जो आया उसको शरण दी, और जो दरवाजे पर आया उसको भोजन दिया। विरोध तभी किया जब उसने ये कहा कि केवल हम, और हम तुमको नहीं रहने देंगे, तब हिंदू समाज ने विरोध किया। अदरवाइज हिंदू समाज ने किसी को प्रोसिक्यूट किया नहीं, किसी को दबाया लजाया नहीं। किसी ने कहा कि हम ही केवल हैं, तुष्टीकरण की पॉलिसी हुई, तो ही महाराणा प्रताप बाहर निकल कर आए, तो ही शिवाजी महाराज बाहर निकल कर आए और उन्होंने एक तलवार उठाई और आवाहन कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर शांति से रहना चाहता था कोई, तो किसी के प्रति कोई आवाहन नहीं किया गया। आप सोच सकते हैं कि ऐसी हिंदू समाज में अगर मेजॉरिटी हिंदू रहती है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है जो कहती केवल हम, वो कम्युनिटी अगर 30% 35% क्रॉस करती है, तो वो किस प्रकार की आग बोती है, ये समझ में सबको संसार भर में आ ही चुका होगा। इसलिए हेमंत विश्व शर्मा का ये जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आरएसएस प्रमुख मोहन जी भागवत के साथ जो उनकी कल बैठक हुई, उस बैठक के साथ देखा जा रहा है कि वो बैठक के साथ साथ स्टेटमेंट दे रहे हैं। जबकि मोहन जी भागवत, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस प्रकार की कोई सीधी वार्ता नहीं होती। कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो ऐसी कोई वार्ता होती ही नहीं है। एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए कोई आता है तो वो भेंट वार्ता हो जाती है। उस भेंट वार्ता के बाद हेमंत विश्व शर्मा ने ये डिक्लेयर किया कि ये गलत है कि मैं उनसे बैठकर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, या उनके साथ बैठने जा रहा था तो ऐसा स्टेटमेंट दिया। मैं मोहन जी भागवत से तब से संपर्क में हूँ जिस समय मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस में जब वो थे तब भी मोहन जी उनके घर पर गए होंगे, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है कि मेरे घर पर वो आए और भोजन किया। संघ की एक खास बात है कि कोई भी हिंदू समाज, कोई भी समाज अछूता नहीं होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी विरोधी नहीं होती, सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती हैं। इसलिए अगर कांग्रेस में भी कोई अच्छे व्यक्ति दिखाई देते हैं तो संघ के लोग वहाँ जाते हैं, अगर उनको वहाँ किसी प्रकार का सम्मान मिलेगा तो वहाँ जाकर बैठते उठते और भोजन करते हैं, और उनको आत्मीयता इस बात की दिखाते हैं कि हिंदुस्तानी होने के नाते हम आपके घर में आए हैं, और हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा किसी से भी कोई विरोध नहीं है। केवल विरोध इस बात का है कि वो ये कहे कि केवल हम, और वो ये कहे कि हिंदू भगवा है, भगवा आतंकवाद है, हिंदू द्रोही है, ऐसी कोई बात करता है तो ही हिंदू समाज का किसी तरह का विरोध रहता है। इसलिए इन दोनों स्टेटमेंटों को, कामाख्या देवी जी के स्टेटमेंट पर या फिर मुस्लिम समाज की बढ़ती पॉपुलेशन के स्टेटमेंट पर और मोहन जी भागवत के साथ उनकी बैठक या मदरसों पर कार्रवाई, इनको सबको मिलाकर नहीं देखना चाहिए। ओवैसी जैसे कठोर पॉलिटिशियन जो देश के विषय में अच्छा जानते हैं, संविधान के बारे में भी जानते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट या ट्वीट या जवाब देना कि आप हमें मत समझाइए कि हमें क्या करना चाहिए, और ये जो पॉपुलेशन को लेकर कह रहे हो कि गरीबी है, वो आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो, आप गरीबों को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप गरीबों की ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि गरीबी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हो रही है। सत्य को सांच को आँच कहाँ, इसलिए किसी ने सत्य किया तो वैसे को बुरा लगना स्वाभाविक था। मुझे लगता है हेमंत विश्व शर्मा जी को अभी एक कमेटी बिठानी चाहिए और उसको ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि पॉपुलेशन, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, क्रिश्चियन की हो, सिख की हो, किसी की, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्टेट अपने लेवल पर क्या काम कर सकता है। एक बात तो निश्चित है कि राज्य अपने हिसाब से काम करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और केंद्र में बैठी मोदी सरकार इनको कंट्रोल नहीं करती और इनको लगाम भी नहीं लगाती।
कारण क्या है? क्योंकि केंद्र की सरकार को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करनी होती है, लेकिन राज्य सरकार फ्री है, वो अपने हिसाब से काम कर सकती है। हाँ, बीजेपी के बाकी जो शासक हैं, उनको अगर प्रधानमंत्री बनने की लालसा हो कि भविष्य में मैं ना फंसूं, तो फिर वो चुप बैठते हैं। लेकिन जिसको प्रधानमंत्री की लालसा ना हो, देश की इच्छा ज़्यादा हो, वो अपने स्टेट में स्टेट का मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्रवाई कर सकता है, वो पूरी कार्रवाई करता ही है। बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए मैं कहूँगा कि उनको भी इस बात की होड़ लगानी चाहिए कि वो हेमंत विश्व शर्मा या योगी आदित्यनाथ जी से ज़्यादा आगे बढ़कर काम करें, देश हित के लिए ज़्यादा काम करें, समाज के हित के लिए काम करें और हिंदुस्तान के लिए काम करें, और ये भूल जाएं कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। जिसको प्रधानमंत्री बनना होगा वो बनकर ही रहेगा। वो अपनी छवि सुधारने पर लगे हुए हैं। योगी जी अपनी छवि के प्रति बड़े गंभीर नहीं दिखते, हेमंत विश्व शर्मा भी अपनी छवि को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं लगते, लेकिन काम करने को लेकर ये बड़े गंभीर लोग माने जाते हैं। जो लोग अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से मन में है लेकिन छवि सुधार रहे हैं, उनको जरूर उनके मन में महत्वाकांक्षाएं हैं और वो देश की नेशनल पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं। ये हेमंत विश्व शर्मा जी का जो स्टेटमेंट है या उनके जो कृत्य हैं, उन पर साधुवाद, और उनको बहुत बहुत साधुवाद सभी को कहना चाहिए कि वो एक ऐसी हिम्मत कर पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के बाद कि वो सीधी बात जो उनके मन में आती है, वो सीधी बात जनता से संवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।